हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टडी लर्न क्लासेस। आज के इस नए वीडियो में एनसीईआरटी और एससीईआरटी इतिहास विषय के अंतर्गत कक्षा 6 अध्याय नंबर 2 क्या, कब, कहां और कैसे के 25 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले यदि आप इसके क्लास नोट्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार आवश्यक देखने का प्रयास करें। आइए इसके फर्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके बीपीएससी लेवल के होंगे। पहला इसमें आपका प्रश्न है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो सभी को पता है कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया है ताप संदीप्त विधि, बी में दिया गया है पोटेशियम आर्गन विधि, सी में दिया गया है कार्बन 14 पद्धति और डी में दिया गया है स्टोन हैमर विधि। तो हम लोग जो भी मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष है उनकी प्राचीनता का निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यानी जो भी ये आपका कूट दिया गया है उसी के हिसाब से इसमें आपको उत्तर चूज करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिलान करेंगे। खासी क्या है, तो खासी एक जनजाति है। खासी एक जनजाति है जो भारत के उत्तर पूर्व में रहती है। तो इसका मिलान करेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 से। उसके बाद मगध जो है आपका गंगा और इसके सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे। तो ये हमारा एक प्रथम सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसके राजा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिन्होंने बहुत बड़ा एक साम्राज्य की स्थापना की। अगला हमारा है महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति ये दक्षिण भारत की एक संस्कृति है। इसमें क्या होता है कि मृतक को अगर मृत्यु हो गया है तो उसके चारों ओर पत्थर के टीले से उसको हम लोग घेर देते हैं, इसी को बोलते हैं महापाषाणी संस्कृति। अगला हमारा है इसमें चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो से हमें अनाज की प्रमाण मिला है। तो ये रहा आपका इससे, और आपका महापाषाणी संस्कृति दक्षिण भारत, मगध आपका प्रथम साम्राज्य और खासी आपका हो जाएगा जनजाति। यानी कि 1 जो मिला है आपके 4 से मिला है, 2 मिला है आपके 3 से और महापाषाणी संस्कृति मिला है 2 से और चौपानी मांडो अनाज के प्रमाण यानी कि 1। यानी कि 43-21 हमें ऑप्शन में खोजना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी हमारा सही है, यही कूट हमारा सही है। अगला हमारा है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है। तो आपका हिमालय पर्वत, पश्चिमी पर्वत, अरावली के पर्वत, विंध्य पर्वत। तो विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत जो है आपके उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, विंध्य पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण आपका कोल्डियामा और चौपानी मांडो से मिला है। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक सही। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है, गंगा नदी के उत्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यह हमारा पहला कथन गलत है। अगला 2 नंबर है, विंध्य के पूर्वी क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। यह भी गलत है। विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन गलत हो गया। अगला है, उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जनित्या, मिसमी और नांगा पहाड़ियाँ है। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी समूह की पहचान है। तो यह हमारा सही है। पहले बता चुका है मैंने फर्स्ट प्रश्न में कि उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो एक जनजातियाँ है, खासी भी एक जनजातियाँ है जो आपके उत्तर भारत के उत्तर पूर्व में रहती है। अगला हमारा है इधर
कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला गलत था हमारा और दूसरा भी गलत था, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 सही है। तो केवल इसमें से हो जाएगा आपका, केवल इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका केवल 1 और 2 हमारा कथन असत्य है। अगला हमारा है लगभग 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को कहाँ उपजाना आरंभ किया था। गंगा तथा इसके सहायक नदियों के किनारे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, नर्मदा नदी के किनारे, गारो और विंध्य पहाड़ियों में। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को आपके सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच उगाना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी के संबंध में निम्न पदों पर विचार करें। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, जो कुशल संग्राहक और जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे तथा वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। सही बात है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। नर्मदा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, यह भी हमारा सही बात है। बोल रहा है कि सत्य कूट को चुने, तो हमारा इसमें हो जाएगा केवल 1 और 2, हमारा इसमें सभी सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न है 10 नंबर, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से जाना जाता था, जिसके राजा जो थे काफ़ी शक्तिशाली थे, जिन्होंने एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना किया। अगला हमारा है 11 नंबर प्रश्न, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे गंगा नदी की और उसके सहायक नदी की बात किया जा रहा है। 47 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2250 वर्ष पूर्व। तो ये चारों जो तिथि है, चारों हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, बारी बारी समझते हैं। तो 4700 वर्ष पूर्व जो है आपके सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास प्रथम नगर बसाए गए थे, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। अब बोल रहा है इसमें 8000 वर्ष पूर्व, तो 8000 वर्ष पूर्व किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले जौ एवं गेहूं की फसलें उगाई गई थी, तो ये डेट भी हमारा नहीं होगा। अगला हमारा है 2500 वर्ष पूर्व, तो यही डेट हमारा सही है, यानी कि 2500 वर्ष पूर्व गंगा एवं उनके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जो है आपका नगर का विकास हुआ था। अगला इसमें दिया गया आपका 2250 वर्ष पूर्व, यह आपके अशोक के जो अफगानिस्तान के कंधार से अभिलेख प्राप्त हुआ था उसका ये वर्ष है। अगला हमारा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे प्राकृत में सिंधु कहा जाता है। पहला कथन ही गलत हो गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पहला कथन हमारा गलत है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अरब वासियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो यहाँ लगेगा कि ये सही है, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। यूनानियों ने और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा। जो आपके मुगल कालीन के जो लोग थे, जो अरबवासी थे, वो हिंद शब्द का प्रयोग किए थे, जिससे हिंदुस्तान हुआ। तो ये हमारा लग रहा है कि सही है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यूनानियों और आपका ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। तो यह भी हमारा दूसरा भी गलत हो गया। देखते हैं तीसरा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक खास समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो यह हमारा सही है। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो उपयुक्त में से केवल हमारा 3 जो है सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 3। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 13 नंबर प्रश्न है, अशोक का एक अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख को किन लिपियों में लिखा गया है। अरामाइक, ब्राह्मी, बी में दिया गया यूनानी और आपका ब्राह्मी लिपि, सी में दिया गया देवनागरी और तमिल, और डी में है हमारा यूनानी और अरामाइक। तो जो अशोक सम्राट का एक अभिलेख मिला 2250 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान के कंधार से, वो जो है आपके 2
भाषा में 2 लिपि में लिखा गया, वो हमारा है यूनानी और अरामाइक। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। इसी आधार पर चलते हैं हमारा 14 प्रश्न। अतीत में प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अतीत में प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अतीत मतलब हुआ आपका, अतीत जो है आपका बहुवचन है। तो अतीत में प्राचीन भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? इतिहासकार करते थे, आम लोग करते थे, लेखक करते थे, सैनिक करते थे, या शासक वर्ग के लोग करते थे? उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आम लोग थे वही जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि इसको मिलाना है कौन कौन सही है। तो नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि गलत है। मगध पहला बड़ा साम्राज्य, ये हमारा सही है। अगला है कि गारो पहाड़िया आखेटक संग्राहक, ये भी गलती है। सिंधु तथा सहायक नदियाँ प्रथम नगर, ये हमारा सही है, जो कि 47 वर्ष पूर्व में बसाई गई थी। अगला है गंगा घाटी, ये हमारा है लगभग 47 वर्ष पूर्व का नगर, ये भी हमारा गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 वर्ष पूर्व। तो आपका देखिए नर्मदा वाला गलत है और आपका मगध वाला सही है। गारो पहाड़िया ये भी गलत है। सिंधु और सहायक नदियाँ के प्रथम नगर थे, ये भी हमारा सही है। गंगा घाटी लगभग 47 वर्ष पूर्व नगर हैं, यह भी हमारा गलत है। यानी जो आपका सही इसमें है केवल 2 और 4 है, केवल 2 और 4 है। तो पूछ रहा है इसमें से उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमिलित किया गया है, 2 और 4। इसी आधार पर हमारा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, ये सही बात है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया, यह भी सही बात है। अशोक ने कम्हरार नामक स्थान की खुदाई कराई। अशोक ने कम्हरार नामक स्थान की खुदाई कराई, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकला। ये हमारा गलत है, क्योंकि डॉक्टर अश्नूपर ने जो है कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी, जहां से सोने के बैल के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए थे। ये जो है आपके पटना का शहर में पड़ता है। अगला हमारा इसमें है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका केवल इसमें 1 और 2 कथन सत्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि केवल आपका 1 और 2। अगला प्रश्न 17 नंबर, अतीत का पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती है। अतीत का पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती है। बिहारों से, दुर्गों से, मंदिरों से, राजमहलों से। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो अतीत के पांडुलिपियाँ हैं वो बिहारों और मंदिरों से प्राप्त होता है। तो उपयुक्त में से इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। इसी आधार पर आपका 18 नंबर प्रश्न, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, सही बात है। अगला है, इन फसलों को लगभग 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में उपजाया गया था। तो ये तो आपका वर्ष सही है, लेकिन ये जो आपका क्षेत्र था आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, और जो पहाड़ी था आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल हमारा 1 इसमें सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में है, गलत बात है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ आपके पाकिस्तान में पड़ता है। जो इसका दिशा है आपका उत्तर पश्चिम है। दिशा क्या है इसका, उत्तर पश्चिम है। अगला हमारा इसमें दिया गया है 2 नंबर में, गारो और नागा पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम है। उल्टा कर दिया है, इसको इसमें और इसको इसमें कर दिया है, ठीक। तो यह भी गलती। विंध्य पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, ये हमारा सही है। महापाषाण संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व हुआ, यह भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमिलित है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमिलित है, यानी कौन से आपका युग्म मिला हुआ है। तो 3 और 4 आपका मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है सही है। अगला प्रश्न जो है हमारा 20 नंबर, अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है, इस पर शासक के आदेश उत्कीर्ण कराए जाते थे ताकि लोग देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके, सही बात है ये हमारा। राजा और रानियों का विवरण मिलता था अभिलेख में, यह भी सही बात है। सामान्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं उत्कीर्ण
करवा सकते थे, तो उत्कीर्ण करवा सकते थे, यहाँ पे नहीं दिया है, उत्कीर्ण करवा सकते थे। शासक अपनी लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यह भी हमारा सही बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो ये आया है नहीं, तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ने पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पे देखिए आपका केवल 3 जो है असत्य है, क्योंकि सामान्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवा सकते थे। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 21 नंबर, प्राचीन काल में लोग एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक यात्रा करते थे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, सही बातें हैं। मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, यह भी सही बातें हैं। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी, यह भी सही बातें हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए तथा कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकता से यात्रा करते थे, यह भी हमारा सही बात है। यानी कि सभी के सभी कथन इसमें हमारा सही है। देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त में से हमारा सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कही जाती है, एकदम सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मनुस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ, यह भी सही बात है। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, ये तो सही है। लेकिन नीचे लिखा है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई, नहीं, ये जो है आपके संस्कृत के अलावा कुछ जो है आपके प्राकृत भाषा में, और कुछ जो है आपके तमिल भाषा में, और कुछ आपके कन्नड़ भाषा में भी लिखा गया। तो इतने सारे भाषा में जो है पांडुलिपियों को लिखा गया है। तो हमारा आपका 3 नंबर गलत है। आगे देखिए, पांडुलिपियाँ तारपत्रों हिमालयन वृक्ष के छालों से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। हिमालयन वृक्ष लगभग 4500 मीटर ऊंचा पर उगता है, जो सफ़ेद छाल का बनाया जाता है, जिसमें सफ़ेद छाल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भोजपत्र। तो ये हमारा 4 भी सही है। 3 केवल हमारा गलती है, किसके कारण, क्योंकि इसमें केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखा जाता था, वो प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा एवं आपके कन्नड़ भाषा में लिखी गई। तो हमारा पूछ रहा है इसमें कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए 3 वाला तो बोल रहा है केवल 3, तो हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है 23 नंबर, तिथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तिथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसवी के रूप में जाना जाता है, यह गलत है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों को हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं, ईसा पूर्व के रूप में जानते हैं। तो पहला हमारा कथन गलत हो गया। अगला है, एनो डोमिनी ग्रीक शब्द का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियाँ। तो ये ग्रीक शब्द नहीं है, ये लैटिन शब्द है। एनो डोमिनी जो है आपका लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द, इसलिए हमारा ये गलत है। अगला हमारा है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से के तिथि से की जाती है। हमारा इसमें 3 जो है केवल सही है। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 3 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है। ऑप्शन में दिया गया है आपका पटना, पालीगंज, नालंदा, राजगीर। तो गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय आपके पालीगंज के भरतपुरा में है, पालीगंज के भरतपुरा में आपका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर, डॉक्टर स्नूपर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुदाई करके चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। तो हमारा पटना हो जाएगा, सही उत्तर हमारा पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही था। तो ये था आपके SCERT और NCERT के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।